गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहां पर बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये टॉपिक है। यहां पर अपन वो हर एक चीज देखने वाले हैं जिनसे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर कौन है, तो वो है अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब भी केस लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन वकील होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। राइट, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये पार्ट होते हैं, इनको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इस अपॉइंटमेंट के बारे में बकायदा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में मेंशन्ड है। और साथ ही साथ ऑनरेबल प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही ये ऑफिस होल्ड करते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर जो भी व्यक्ति एलिजिबल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो वही सेम एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल के लिए भी अप्लाई होती है। राइट, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ये अटॉर्नी जनरल बनने के लिए एक व्यक्ति को एटलीस्ट 5 सालों तक हमारी कंट्री के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के अंदर जज के तौर पर सर्व करना जरूरी है। यानी कि वो जज होना चाहिए 5 साल तक हमारी कंट्री के किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर हमारी कंट्री के हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 10 साल तक एडवोकेट होना जरूरी है। राइट, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की नजर में वो व्यक्ति जुडिशरी का एक्सपर्ट होना जरूरी है, न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होना जरूरी है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। इनके पावर्स और फंक्शंस की अगर अपन बात करें, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लीगल एडवाइजर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इनको कोई भी लीगल ड्यूटी जो असाइन करते हैं वो ये करते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के पास अधिकार होता है हमारी कंट्री के सभी न्यायालयों में, यानी कि सभी कोर्ट्स के अंदर सुनवाई का। राइट, तो सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही साथ ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये वोट नहीं डाल सकते। तो याद रखिएगा, अगर पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें अगर अटॉर्नी जनरल का नाम है तो आप उस नाम को करेक्ट मार्क करेंगे, क्योंकि ये भी वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में सभी मामले जो है वो लड़ते हैं। जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस चल रहा होता है, चाहे वो कोई सूट का हो, अपील का हो, या कोई दूसरी प्रोसीडिंग कार्रवाई वगैरह, तो उसमें अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील के तौर पर हमें नजर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी चीज के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट इनको रेफर करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। राइट, और ये आर्टिकल 143 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके तहत ये चीज भी मेंशन है इस प्रकार की कि कभी भी कोई केस होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी भी प्रकार की ना सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ना ही उनके खिलाफ कोई भी केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। राइट, इसके अलावा ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के मामले में आरोपी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आरोपी का बचाव नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के मामले में, और ये किसी भी प्रकार की कंपनी की डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो हैं इनको असिस्ट करते हैं 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। तो इतनी डिटेल आप लोग को अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड पता होनी चाहिए, इससे बाहर का आपसे और कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।